दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख फॉर अ रीसेट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख दिल्ली मस्ट फोकस ऑन इंडियाज रिलेशंस विद नेपाल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत नेपाल संबंधों में उभरती चुनौतियां। इन दिनों भारत नेपाल के बीच सीमा क्षेत्र को लेकर तल्खी बनी हुई है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद कोई नया नहीं है, यह विवाद कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन इस पुराने विवाद को नए सिरे से तूल उस वक्त मिला जब नेपाल सरकार ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल की सीमा में दिखाया गया है। भारत ने इस नक्शे पर खासी नाराजगी जताई है। वहीं नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली नदी का स्रोत लिम्पियाधुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है। नेपाल ने इस नए नक्शे को तैयार करने में सुगोली की संधि का हवाला दिया है। गौरतलब है कि नेपाल सरकार का यह फैसला भारत द्वारा लिपुलेख इलाके में सीमा सड़क के उद्घाटन के कुछ दिनों बाद आया है। यह सड़क भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है, क्योंकि लिपुलेख से होकर ही मानसरोवर जाने का रास्ता है। इस सड़क के बनाए जाने के बाद नेपाल ने विरोध दर्ज किया था और अब नया नक्शा जारी करने के साथ ही पहले से जारी तनातनी और गहरा गई है। कई भारतीय रक्षा विशेषज्ञ इसे नेपाल सरकार पर चीन के बढ़ते प्रभाव के रूप में भी देखते हैं। उनका मानना है कि नेपाल के साथ भूमि विवाद तो पहले से ही था, लेकिन नेपाल की ओर से ऐसी आक्रामकता पहली बार देखी जा रही है। मीडिया में भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि नेपाल में चीन का दखल लगातार बढ़ रहा है। कुछ समय पहले तक चीन की नेपाल में भूमिका केवल आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं तक सीमित थी, लेकिन अब उसका दखल राजनीतिक ढांचे में भी साफ नजर आने लगा है। इन्हीं चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं भारत नेपाल संबंधों की। आइए सबसे पहले जान लेते हैं भारत नेपाल संबंधों की पृष्ठभूमि को। नेपाल भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। लंबे समय से चले आ रहे भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों के चलते वह हमारी विदेश नीति में भी विशेष अहमियत रखता है। भौगोलिक रूप से दोनों देश जुड़े हुए हैं। भारत नेपाल की खुली सीमा दोनों देशों के संबंधों की विशिष्टता है, जिससे दोनों देशों के लोगों की आवाजाही में सुगमता रहती है। नेपाल से आए कई प्रवासी भारत में रोजी रोटी और आसरा पाते हैं। दोनों देशों के नागरिकों के बीच आजीविका के साथ साथ वैवाहिक और पारिवारिक संबंध भी हैं। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल के मधेसी समुदाय का सांस्कृतिक एवं निर्जातीय संबंध रहा है। ऐसे ही सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो भारत नेपाल हिंदू धर्म एवं बौद्ध धर्म के संदर्भ में समान विरासत साझा करते हैं। जहां गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में है, तो वहीं उनका महापरिनिर्वाण स्थल भारत के कुशीनगर में स्थित है। दोनों ही देशों में हिंदू व बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। रामायण सर्किट की योजना दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच के संबंधों का आधार है। यह दोनों देशों के बीच हुई एक द्विपक्षीय संधि है, जिसका मकसद दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के बीच घनिष्ठ रणनीतिक संबंध स्थापित करना है। यह संधि भारत और नेपाल के बीच लोगों और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग की इजाजत देती है। यह संधि नेपाल को भारत से हथियार खरीदने की सहूलियत भी देती है। इस संधि और ऐतिहासिक मैत्रीपूर्ण संबंधों के चलते दोनों देश कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं भारत नेपाल के बीच सहयोग के क्षेत्रों पर। भारत नेपाल का बड़ा व्यापार साझीदार है। भारत नेपाल को दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए पारगमन सुविधा भी मुहैया कराता है। नेपाल अपने समुद्री व्यापार के लिए कोलकाता बंदरगाह का इस्तेमाल करता है। भारतीय कंपनियां नेपाल में विनिर्माण, बिजली, पर्यटन और सेवा क्षेत्र में काम कर रही हैं। भारत सरकार नेपाल में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए समय समय पर
वित्तीय सहायता मुहैया कराती रही है। इसमें खास तौर से स्वास्थ्य, जल संसाधन, शिक्षा, ग्रामीण और सामुदायिक विकास जैसे अवसंरचना विकास क्षेत्र शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में सहयोग की बात करें तो द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत इसमें भारत सरकार की ओर से उपकरण और प्रशिक्षण के जरिए नेपाल की सेना का आधुनिकीकरण किया जाना शामिल है। इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट्स में नेपाल के पहाड़ी इलाकों से भी युवाओं की भर्ती की जाती है। इसके अलावा भारत 2011 से नेपाल के साथ हर साल सूर्य किरण नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास करता आ रहा है। सहयोग के अहम क्षेत्रों में एक आपदा प्रबंधन भी है। भौगोलिक कारकों के चलते नेपाल प्राकृतिक रूप से एक संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है, इसलिए नेपाल में अक्सर भूकंप, हिमस्खलन, भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं आने का खतरा रहता है। आपदा की ऐसी स्थिति आने पर भारत हमेशा से नेपाल को राहत, बचाव एवं पुनर्निर्माण के लिए आपातकालीन सहायता मुहैया कराने के साथ साथ तकनीकी और मानवीय सहायता भी उपलब्ध करता रहा है। ऐसे ही संचार क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत नेपाल ने अपने नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कनेक्टिविटी कार्यक्रम शुरू किए हैं। मसलन बीते दिनों बिहार के रक्सौल और काठमांडू के बीच सामरिक रेलवे लिंक बनाने पर सहमति बनी है, ताकि लोगों के बीच संपर्क तथा बड़े पैमाने पर माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाया जा सके। इसके अलावा मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक दोनों देशों के बीच ऑयल पाइपलाइन बिछाने पर भी सहमति बनी है। ऐसे में सवाल है कि दोनों देशों के बीच हालिया सीमा विवाद क्या है। भारत और नेपाल के बीच ताजा विवाद का कारण कैलाश मानसरोवर तीर्थ स्थल को जोड़ने वाला 80 किलोमीटर लिंक रोड है। नेपाल का दावा है कि काला पानी के पास पड़ने वाला यह क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत ने नेपाल से बातचीत किए बिना इस क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य किया है। इसके बाद नेपाल ने आधिकारिक रूप से अपने देश का एक नया नक्शा जारी किया और उसमें उत्तराखंड का काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र में दिखाया। लिपुलेख दर्रा काला पानी के पास पश्चिम में स्थित भारत और नेपाल के बीच विवादित सीमा क्षेत्र है। वहीं काला पानी को भारत और नेपाल दोनों ही देश अपने अपने देश का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। भारत के मुताबिक यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले का हिस्सा है, जबकि नेपाल इस क्षेत्र को धारचूला जिले का हिस्सा मानता है। नेपाल सरकार के मुताबिक नया मानचित्र 1816 में ब्रिटिश शासित भारत सरकार और नेपाल के बीच हुई सुगोली संधि के आधार पर बनाया गया है। संधि के दस्तावेजों के आधार पर नेपाल का मानना है कि लिम्पियाधुरा काली नदी का उद्गम स्थल है और यह भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। दरअसल सुगोली की संधि 1814 से 16 के दौरान हुए आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद काठमांडू के गोरखा शासकों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि को 1816 में लागू किया गया। संधि के तहत पश्चिम में कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र और पूर्व में सिक्किम भारत में शामिल हो गया है। संधि में अंग्रेजी शासकों ने काली नदी के पूर्वी क्षेत्र को नेपाल के भूभाग के रूप में मान्यता दी। यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है। नेपाल के अनुसार लिम्पियाधुरा के पास से काली नदी का उद्गम होता है, इसलिए लिम्पियाधुरा से पूर्वी भूभाग पर नेपाल अपना अधिकार जताता है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत का मानना है कि काला पानी से सीमा प्रारंभ होती है और यहीं से काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी और उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थल की अलग अलग व्याख्याओं के कारण यह सीमा विवाद पैदा हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्यों की सीमा पर पश्चिमी चंपारण जिले के पास स्थित सुस्ता क्षेत्र भी भारत नेपाल के बीच लंबे समय से विवादित है। सुस्ता क्षेत्र को भी नेपाल ने नए मानचित्र में शामिल किया है। बीते साल नवंबर में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद नया नक्शा जारी किया, जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिखाया गया। साथ ही काला पानी को भी भारतीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया। इस नक्शे के जारी होने के बाद भारत नेपाल के बीच पुराने विवाद फिर खड़े हो गए। इस नक्शे को लेकर नेपाल ने कड़ी आपत्ति जताई है और इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। फिर ऐसा नहीं है कि भारत और नेपाल के बीच केवल सीमा विवाद है। सीमा विवाद के अलावा भी दोनों देशों के बीच तनाव के कई मसले बरकरार हैं। चलिए समझते हैं भारत और नेपाल के बीच तनाव के मसलों और नेपाल के बदलते रुख के बारे में।
दोनों देशों के बीच बीते कुछ सालों से तनाव के नए मसले उभर आए हैं। दोनों देशों के संबंधों में कड़वाहट तब आई जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया, लेकिन भारत द्वारा नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिसकी नेपाल को उम्मीद थी। इसी कड़ी में नवंबर 2015 में जिनेवा में भारतीय प्रतिनिधित्व द्वारा नेपाल में राजनीतिक फेरबदल को प्रभावित करने के लिए मानवाधिकार परिषद के मंच का इस्तेमाल किया गया, जो कि नेपाल को रास नहीं आया। जबकि इससे पहले तक नेपाल के आंतरिक मुद्दों को लेकर भारत द्वारा कभी भी खुलकर कोई टिप्पणी नहीं की गई थी। दरअसल भारत का रुख था कि मधेसियों को नेपाल में नागरिकता का अधिकार मिले, जिसके लिए लाखों मधेसियों ने 2015 में नागरिकता को लेकर व्यापक आंदोलन चलाया था। तब भारत नेपाल सीमा कई दिनों तक ठप रही थी। नेपाल सरकार का यह आरोप है कि मधेसियों के समर्थन में भारत सरकार ने उस समय नेपाल की आर्थिक घेराबंदी की थी। बात चाहे नेपाली संविधान की करें या हाल के वर्षों में हुए मधेसी आंदोलन की, इन सभी के कारण भारत से नेपाल की दूरियां बढ़ी ही हैं। ऐसे ही 2017 में नेपाल चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ, लेकिन भारत इसमें भागीदार नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के रूट के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरने का भारत कड़ा विरोध कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत नेपाल पर इस परियोजना में शामिल नहीं होने का दबाव डाल रहा था। भारत द्वारा इस तरह का दबाव डालना नेपाल को पसंद नहीं आया, जिससे एक तरफ नेपाल भारत से दूर होने लगा तो वहीं उसकी चीन से करीबी बढ़ने लगी। जानकार नेपाल और भारत के बीच चल रही कूटनीतिक रस्साकशी को चीन का असर बता रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि नेपाल पर चीन का प्रभाव किस तरह से दिख रहा है। कुछ सालों से चीन का प्रभाव दक्षिण एशिया में लगातार बढ़ता जा रहा है, फिर चाहे वे नेपाल हो, श्रीलंका, पाकिस्तान या बांग्लादेश हो, हर जगह चीन की मौजूदगी बढ़ी है। भारत के ये सभी पड़ोसी देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना में शामिल हो गए हैं, जबकि भारत इस परियोजना के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ चीन नेपाल में ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहा है जिन पर भारी खर्च आता है। चीन भारी निवेश कर नेपाल में बुनियादी ढांचा मसलन सड़क, बिजली आदि परियोजनाओं पर पहले से ही काम कर रहा है। इसके अलावा नेपाल चीन के बीच कई अहम समझौते भी हुए हैं। इनमें व्यापार को बढ़ावा देने के लिए चीन तिब्बत रेल लिंक समझौता काफी अहम है। हाल ही में नेपाल को कई चीनी बंदरगाहों को उपयोग करने की भी इजाजत दे दी गई है। यही कारण है कि नेपाल में चीन का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और भारत का प्रभाव कम दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नेपाल के कई स्कूलों में चीनी भाषा मंदारिन को पढ़ना भी अनिवार्य कर दिया गया है। नेपाल में इस भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षकों के वेतन का खर्चा भी चीन की सरकार उठाने के लिए तैयार है। इसलिए नेपाल में चीन के बढ़ते दखल के बाद पिछले कुछ समय से भारत नेपाल के बीच संबंधों में पहले जैसी गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही है। चीन इसका पूरा फायदा उठाते हुए नेपाल में अपनी स्थिति को और मजबूत करता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्या हो आगे की राह। नेपाल सरकार ने साफ किया है कि वह दोनों देशों के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना को ध्यान में रखते हुए ऐतिहासिक संधि, दस्तावेजों, तथ्यों और नक्शों के आधार पर सीमा के मुद्दों का कूटनीतिक हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और नेपाल को बातचीत के जरिए तनाव कम करने की जरूरत है। दोनों देशों की तल्खी कोई और रुख ले, इससे पहले भारत को अपनी विदेशी नीति की समीक्षा करने की जरूरत है। भारत को नेपाल के प्रति अपनी नीति दूरदर्शी बनानी होगी। जिस तरह से नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, उससे भारत को क्या रणनीतिक नफा नुकसान है, इस पर विचार करना चाहिए। साथ ही दोनों देशों के रिश्ते को संभालने के लिए कूटनीतिक प्रयास करना चाहिए। साथ ही भारत को रक्सौल काठमांडू रेल लिंक परियोजना को तय समय में पूरा करने की तत्परता दिखानी चाहिए, क्योंकि विकास परियोजनाओं के बूते चीन भारत के पड़ोसी देशों में पहुंच स्थापित कर भारत की संप्रभुता को चुनौती देने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता। इसलिए भारत को गंभीर और सुलझे प्रयासों की जरूरत है ताकि भारत नेपाल के मैत्रीपूर्ण संबंध दोबारा पटरी पर लौट सकें। तो आइए नोट करते हैं आज का सवाल।
भारत और नेपाल के बीच उपजे हालिया सीमा विवाद के आलोक में भारत नेपाल संबंधों पर चीन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए।